Hello everyone, this is Ankita Shukla. I hope you all are doing well, and we are going to discuss GS part of Oli Board SSC CGL Tier 1 weekly live test, which was held on 4th to 5th May 2024. So, here we start. So, question number 1 क्या कह रहा है? एक सेकेंड, हाँ. क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है एथिल अल्कोहल के ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करने पर क्या बनता है? ऑप्शन सही है एसिटिक एसिड एंड जल वाटर. सो इसकी एक कंबशन रिएक्शन भी होती है, वो मैं अलग से बता दूंगी. लेकिन अगर मैं इस वाले की बात करूँ तो C2H5OH ये हो गया हमारा एथिल अल्कोहल प्लस O2 मिला देंगे, फिर हम एसिटिक एसिड कैसे बनेगा? ओके सॉरी, CH3COOH प्लस H2O. सिंपल. अगर देखा जाए तो बैलेंस्ड इक्वेशन है, लेकिन इसी की हम एक कंबशन रिएक्शन, जिससे कि हिंदी में कहते हैं दहन प्रतिक्रिया, दहन अभिक्रिया, नॉट प्रतिक्रिया, दहन अभिक्रिया, वो बता देती हूँ मैं. C2H5OH को जब हम ऑक्सीजन के साथ में करते हैं एंड हीट प्रोड्यूस होती है सबसे पहले तो, एंड CO2 प्लस H2O निकलते हैं, साथ में हीट प्रोड्यूस होती है बढ़िया वाली. एंड और क्या दिखा सकते हैं हमसे? हाँ, इसको मैं वो करेंगे 3O2 3H2O एंड 2CO2. क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कौन सा संगीत वाद्य यंत्र एस पल्लेश भजंत्री एंड रघुनाथ प्रसन्ना जैसे संगीतकारों द्वारा बजाया जाता था? दैट इज शहनाई. शहनाई से एक और लोग संबंधित हैं हमारे, बिस्मिल्लाह खां जी. ये काफ़ी फेमस है. फेमस क्यों है बताते हैं अभी. पहली चीज़ तो ये फेमस इसलिए हैं क्योंकि ये बहुत अच्छी शहनाई बजाते हैं, और 15 अगस्त 1947 को लाल किले पे इन्होंने ही शहनाई बजाई थी. इनको 2001 में भारत रत्न मिल गया. इनको विभूषण, भूषण एंड श्री तीनों अवार्ड मिल चुके हैं. संगीत नाटक अकादमी वगैरह सब मिल चुका है. कैसे याद रखा है? 80 68 61 1980 1968 1961 में इनको मिले हैं अवार्ड. इनके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहे हैं. एंड और क्या हम इनके बारे में जान सकते हैं? इनको हाँ जी, बस इतना ठीक है. ये जो भल्लेश भजंत्री थे वो इन्हीं के शिष्य थे. ठीक है, तो इसका मतलब ये उसी टाइम पे होंगे या उनके बाद तक रहे होंगे. सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है किसका उपयोग भोजन पकाने के दौरान शर्करा या स्वीटनर के रूप में किया जाता है? आंसर है सुक्रोज. सुक्रोज का फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारा? C12, हाँ, C12H22O11. कैसे बनता है? 1 ग्लूकोज प्लस 1 फ्रक्टोज को मिला देंगे तो हमारा सुक्रोज बन जाएगा. फ्रक्टोज या ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6. ठीक है, और यही ग्लूकोज का भी हो जाएगा, फ्रक्टोज का भी हो जाएगा, सेम. ये दोनों मिलके ये बनाते हैं. लैक्टोज जो होता है वो डेयरी प्रोडक्ट्स में, दुग्ध उत्पादों में पाया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आवर्त सारणी के उस क्रम पे जिसमें कोवाल्ट संबंधित है. अगर वैसे याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं. हम ग्रुप नहीं, हम पीरियड लिखेंगे सबसे पहले. तो पीरियड नंबर 1 हमारा क्या है? हमने ली नहीं कोई, रूबी, सिस्का, फरारी, चलो इसको छोड़ो, यहाँ पे बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, हाँ जी, पप्पा, राजी, जो भी है. और फिर यहाँ से हमारी क्या निकलती है? पी ब्लॉक की साइंस टीचर, वेरी क्रूल, मांगे फीस, कोई नहीं कुछ जाने, कोई नहीं. ये कोई का को जो है ये कोबाल्ट ही तो है. तो गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9th ग्रुप में है. सिंपल. अगर याद है तो बहुत ही अच्छी बात है. क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि निम्नलिखित में किस पेशवा शासक ने मराठा प्रमुखों के बीच संघ की व्यवस्था शुरू की थी? दैट वाज बाजीराव 1. ये बाजीराव मस्तानी वाले बाजीराव 1 थे. इनका एक स्लोगन था कटक से अटक तक. कटक से अटक तक. कटक मतलब उड़ीसा वाला कटक, और ये अफगानिस्तान के पास में एक जगह है, वहाँ तक हम अपना साम्राज्य फैलाएंगे, ऐसा इनका कहना था. अगर मराठास की बात करें तो वो पाँच नहीं, हाँ जी, 5 पार्ट्स में डिवाइडेड थे. सिंधिया, अब मैं पूरे लिखूंगी ज़रूर. सिंधिया, होलकर, भोसले एंड गायकवाड़ एंड पेशवा. कौन कौन कहाँ से था? ये ग्वालियर से थे. जो ये होलकर थे ये इंदौर के थे. भोसले जो थे ये नागपुर के थे. एंड गायकवाड़ जो थे ये बड़ौदा के थे, बड़ौदा. एंड पेशवा जो थे वो पूना के थे, पूना या पूना जो भी आप समझे. तो इतने पार्ट्स में डिवाइड थे. किसने डिवाइड किया था? ये शाहू जी, जो इनके लास्ट जो छत्रपति जो थे, उन्होंने ही ऐसे डिवाइड कर दिया था. मतलब ऐसे बोल दिया था कि यहाँ के ये पेशवा, यहाँ के मराठा ये कहलाएंगे, ऐसा वाला सीन हो गया था. बालाजी विश्वनाथ जो थे ये फर्स्ट पेशवा थे. याद रखिए पेशवा एंड छत्रपति अलग होते थे.
और उनके बेटे बाजीराव वन थे, ये पेशवा बने। इनके बाद में बालाजी बाजीराव बने। ये बालाजी बाजीराव थे, ये वही वो थे जिनको नाना साहेब के नाम से जाना जाता था। एंड माधव राव से हम क्या याद कर सकते हैं, साल बाई की संधि इन्हीं के टाइम पे हुई थी। एंड और क्या हम याद करेंगे यहाँ पे, और क्या याद किया जा सकता है, हाँ जी, अगर देखा जाए तो मराठा साम्राज्य किसने स्टार्ट किया था, शिवाजी महाराज ने स्टार्ट किया था। शिवाजी महाराज से अगर बात की जाए तो इनके पुरंदर की संधि 1665 में इन्होंने की थी। इनकी बहुत सारी पत्नियां थी, जिनमें से दो मेन जो थी, जो साईबाई एंड सायराबाई थी। साईबाई के बेटे थे संभाजी, संभाजी के बेटे थे शाहू जी, लेकिन शाहू जी वो राजा बनने की बजाय जो सायराबाई के बेटे थे राजा राम, वो बने। फिर उनके बेटे शिवाजी बने, शिवाजी 2 जो थे सेकेंड वाले, वो बने। एंड देन वापस आके पहली वाली वाइफ के जो पोते हुए शाहू जी वो बने। वो शाहू जी जो हुए वो लास्ट छत्रपति हुए हमारे, और उन्होंने ही ये पेशवा वाला सिस्टम स्टार्ट किया था और बालाजी विश्वनाथ को फर्स्ट पेशवा बनाया था। देन एंड हाँ, ये बाजीराव वन जो है इनकी डेथ हो गई थी 1740 में। मस्तानी की भी 1740 में हुई थी। एंड दोनों लोगों की डेथ एक ही दिन पे हुई थी, 28 अप्रैल, जो कि इंपॉर्टेंट ही नहीं है, मत याद करना। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है इक्वल्स टू mc स्क्वायर में c क्या है। c जो है वो निर्वात में प्रकाश की चाल है, जिसे 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड है। एंड यहाँ वस्तु की ऊर्जा, इसमें e जो है वो एनर्जी है, m जो है वो मास है। ये क्या है, ये गुरुत्वीय स्थिरांक मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। g इक्वल्स टू 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। नहीं, ये क्या लिख रही हूँ मैं, kg होगा यहाँ पे, kg स्क्वायर ये हो जाएगा। एंड और क्या, हाँ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की खोज किसने की थी अगर पूछा जाए तो कैवेंडिश ने की थी, हेनरी कैवेंडिश ने की थी। अब देखो मैं गलत लिख रही हूँ तो देख लेना, 1798 में की थी। ठीक है, ये ऐसे इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि पूछा जा सकता है, इम्पॉर्टेंट खोज थी। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जिसे कहते हैं, सिली मिस्टेक बहुत गंदी वाली इसे कहते हैं रिविजन ना करने का फल। एंड बहुत दिन से ज्योग्राफी चल रहा था, लेकिन बस हो गया। तो ये गलत हो गया है क्वेश्चन। इसको, ये कौन वाले हैं, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ठीक है, और अब इनके बारे में, इनको मानसून वन कहा जाता है। हाँ जी, कहा जाता है। 27 डिग्री सही है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा नहीं सही है। 70 से 200 सेंटीमीटर इनको वर्षा चाहिए होती है। ये दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एक 70 से 150 सेंटीमीटर वाले वन, और एक 150 to 200 सेंटीमीटर की वर्षा वाले वन। ये वाले जो होते हैं ये ड्राई डेसिडुअस कहलाते हैं, ये आपको पता होगा। एंड ये जो होते हैं ये मॉइस्ट डेसिडुअस कहलाते हैं। एंड जो ये होते हैं ड्राई वाले, इसके एग्जाम्पल क्या हो जाते हैं, टेंडू लीव्स जो होती हैं, टेंडू। एंड खैर पलास। एंड इसके साल, सागौन, चंदन, यही सारी चीज़ें, ये जो यहाँ पे लिखे हुए हैं सारे, कौन, चंदन, टीक, है ना, एंड शीशम। और क्या बचा, हाँ जी, कहाँ पे होते हैं, पहली बात तो जो पेनिनसुलर प्लेट्यू होता है, प्रायद्वीपीय पठार, उस वाले एरिया में होते हैं। एंड दूसरा क्या, नॉर्थ ईस्ट प्लस अंडमान निकोबार वाले, नहीं, सॉरी, छोटा नागपुर वाले, दूसरा छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में होते हैं ये। ठीक है, दैट्स इट, इसके लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, सतपुरा श्रेणी है, हमें मालूम था ये गुजरात में ही होगी। गारो हिल्स है, मेघालय, पीर पंजाल, हिमाचल प्रदेश, काराकोरम, जम्मू कश्मीर। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो बहुत टफ हो डिस्कस करने के लिए, सो मैंने इसमें कुछ लिखा नहीं है, ये मोस्टली लोगों का सही है क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है किसी केंद्रीय बिंदु के चारों ओर स्थित परिमाण में किसी भी मात्रा में लगातार होने वाली भिन्नता क्या है, दोलन, ऑस्किलेशन जो है, तरंग मतलब वेव क्या हो जाती है जब भी ये उसमें सेंटेंस में ये आए कि पार्टिकल का मूवमेंट नहीं हो रहा है, वो पार्टिकल ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन पार्टिकल की पोजीशन जो है वो चेंज नहीं हो रही है। तो पार्टिकल यहाँ से बढ़ के यहाँ नहीं आ रहा है, वेव ऐसे से जा रही है लेकिन पार्टिकल नहीं जा रहा है, तब उसमें वेव हम कर देते हैं, लेकिन वो नहीं करते। इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा था, इसलिए दोलन हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मार्च 2024 में कृषि उन्नत योजना छत्तीसगढ़ की है। छत्तीसगढ़ के सीएम हमारे कौन है, विष्णु देव साय। ठीक, और ये योजना जैसे कि नाम से पता चल रहा है कृषकों के लिए है, तो इतनी कुछ बताने वाली कोई बात है नहीं इसमें एक्स्ट्रा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल श्रम के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून को मनाया जाता है। 2024 की थीम क्या है? 2024 की थीम है चाइल्ड राइट्स एंड वेलबींग। चाइल्ड राइट्स एंड वेलबींग एंड ये मनाया जाता है। ये स्टार्ट किसने किया था? ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कभी थी? 1919, हमारा इंपॉर्टेंट वाला ईयर। इसी साल क्या क्या हुआ था? इसी साल जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था एंड यहाँ पे अच्छा हाँ, ये जो ILO बनाया गया था, ये क्यों बनाया गया था? जो वर्साई की संधि हुई थी, वर्साई की संधि क्यों हुई थी? जब हमारा वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ था तो हमने वर्साई की संधि की थी। हमने नहीं की थी, मतलब लोगों ने की थी जो पार्टिसिपेट कर रहे थे। हम भी कर रहे थे, लेकिन हम ब्रिटेन की तरफ से थे। सो वर्साई की जो संधि हुई थी उसका ये पार्ट था कि ILO की स्थापना होगी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की। पुस्तक जस्ट अ मशीनरी, नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड करियर, ये किसने लिखी है? दुवरी सुब्बा राव जी ने लिखी है। हमारे पूर्व RBI के गवर्नर हैं, RBI के पूर्व गवर्नर हैं एंड ये काफ़ी इंटेलिजेंट इंसान है। ये फाइनेंस सेक्रेटरी भी रह चुके हैं एंड मैंने अपनी लाइफ में जब भी पहली बार RBI के गवर्नर याद किए थे तो इन्हीं को याद किया था कि ये पहले रह चुके हैं। आई थिंक ये जा चुके थे, उसके बाद मैंने इनको याद किया था। एंड शक्तिकांत दास हमारे 25th नंबर के गवर्नर, आई गेस। पक्का ना, मैं 25th नंबर के ही हैं, 4th तो नहीं। हाँ 25th है, ये 22nd थे तो ये 25th ही होंगे। उर्जित पटेल की एक बुक है, बड़ी इंपॉर्टेंट सी, बड़ी इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन याद कर लीजिए, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवियर, इंडियन सेवियर, ठीक है, इंडियन सेवियर या इंडियन सेवर, ऐसा कुछ था, मुझको एग्जैक्ट नहीं याद है, बस ऐसे याद कर लीजिएगा। उषा थ्रोट कौन है? डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI। 2022 शीतकालीन ओलंपिक का मेजबान देश कौन था? चीन था। इस टाइम पे 2022 के टाइम पे हमारा गलवान वाला सीन चल रहा था, इसकी वजह से हमने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं किया था। हमने उसकी ओपनिंग एंड एंड सेरेमनी में अपना कॉन्वॉय नहीं भेजा था। इसमें हमारे देश से सिर्फ एक खिलाड़ी आरिफ खान थे शायद, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, दैट्स इट। एंड और इसमें कुछ भी नहीं था, हमारे पास कोई मेडल वेडल नहीं आया था, तो इम्पॉर्टेंट नहीं है। सैला जो डांस है जिसमें फसलों की कटाई के बाद बाँस की छड़ियों के साथ नृत्य करते हैं पुरुष कलाकार, वो कौन से राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़ से संबंधित है। इसमें और क्या ही बताया जा सकता है, इसलिए मैंने इसको एज़ इट इज़ रखा है, कुछ भी नहीं इकट्ठा करा इसमें। गंगा की दो प्रमुख धाराएँ अलकनंदा एंड भागीरथी, एक सेकंड, हाँ जी। गंगा की दो प्रमुख धाराएँ अलकनंदा एंड भागीरथी कहाँ पर मिलती है? चलो ये वाला अच्छे से करते हैं क्वेश्चन हम लोग एकदम बढ़िया से। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हमारी अलकनंदा चल रही हैं, अलकनंदा चल रही हैं। कहाँ से चल रही हैं? ये चल रही हैं बद्रीनाथ से, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, 3 लोगों को यहाँ से ऐड कर देंगे, उसके बाद में 3 लोगों को यहाँ से ऐड कर देंगे, ठीक है। पहली वाली कौन सी? ये बहुत नीचे आ गई, ये बड़ी जल्दी ऐड हो जाती है, लेकिन चलो ये पहली वाली धौली गंगा हम ऐड करेंगे। ये जाएंगी मिलेंगी, यहाँ पे क्या बना देंगी? ये बना देंगी विष्णु प्रयाग, ठीक है। इसके बाद में दूसरी वाली हमारी नंदाकिनी, नंदाकिनी है, मंदाकिनी नहीं है, नंदाकिनी, यहाँ पे जाएंगी क्या बना देंगी? नंद प्रयाग, ठीक है। ये तीसरी वाली जा रही है पिंडार गंगा, और ये यहाँ पे जाके क्या बना देंगी? कर्ण प्रयाग, जब इनसे मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ से कौन कौन स्टार्ट होगा? यहाँ पे सबसे पहले आएंगी मंदाकिनी। कहाँ से आएंगी मंदाकिनी? केदारनाथ से। एंड ये दूसरे नंबर पे हमारी आ जाएंगी भागीरथी। ये कहाँ से आएंगी? ये आएंगी गंगोत्री से। एंड ये तीसरे नंबर पे आ जाएंगी यमुनोत्री से यमुना। ये तीनों आके मिलेंगी और क्या 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 बनाएंगी? यहाँ पे आएंगी तो यहाँ पे सबसे पहले रुद्र, कर्ण के बाद में आते हैं रुद्रप्रयाग, एंड देन आएंगे देवप्रयाग, एंड देन प्रयागराज, ठीक है। ऐसे ऐसे लोग मिलती हैं। तो ये पूरा इसका स्ट्रक्चर हो गया। इसमें पूछा गया अलकनंदा एंड भागीरथी, भागीरथी मिल रही है देवप्रयाग में, देवप्रयाग विष्णु प्रयाग हमारे कहाँ पे है? विष्णु प्रयाग कहाँ ऊपर है, धौली गंगा मिली थी अलकनंदा से। रुद्रप्रयाग में कौन कौन मिल रहा है? मंदाकिनी आके मिल रही है। कर्ण प्रयाग में कौन मिल रहा है? पिंडार गंगा आके मिल रही है। क्वेश्चन नंबर 41, ड्रीरोथ क्रोफुट हॉजकिन के एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में उनके अग्रणी योगदान के लिए विशेष रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसने पेनिसिलिन और विटामिन B12 जैसे जटिल अणुओं की संरचना को खोला। तो ये ईयर 1964 में उनको नोबेल मिला था इस के लिए। एंड एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का यूज़ क्यों होता है? 3D
क्रिस्टल्स को 3D स्ट्रक्चर समझने में, क्रिस्टल्स का 3D स्ट्रक्चर समझने के लिए इसका यूज़ होता है। 1964 में इनको इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 42, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है जिसके तहत लाभार्थी को प्रति माह डैश की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्राप्त होगी, 3,000 रुपये की प्राप्त होगी। क्या है ये योजना? सो इसमें क्या होता है कि 18 से 40 वर्ष तक की एज के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और हर महीने कुछ फिक्स अमाउंट इसमें सबमिट कर सकते हैं। जितना फिक्स अमाउंट वो सबमिट करेंगे उतना ही फिक्स अमाउंट गवर्नमेंट भी इनके उसमें सबमिट करेगी इस स्कीम में। एंड जब वो 60 साल के हो जाएंगे, 60 प्लस के बाद में उनको 3,000 रुपये पर मंथ मिलने लगेंगे एज अ पेंशन। ये है ये योजना भारत सरकार की। विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 के अनुसार भारत में साइबर अपराध के मामले पर किस स्थान पे है? 10वें स्थान पर है। कोई गेस करेगा कि फर्स्ट पे कौन है? नहीं, आप लोगों ने गलत गेस किया है। चीन नहीं है। चीन फर्स्ट नहीं है, फर्स्ट है रशिया एंड यूक्रेन। होना तो चीन को ही चाहिए वैसे। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। खानवा का युद्ध कौन विजयी हुआ? बाबर युद्ध विजयी हुआ। बाबर के 4 फेमस युद्ध 1526, 1527, 28, 29, 1530 में वो ऊपर चले गए थे, इनकी हो गई थी मृत्यु के बाद में इनका मकबरा बना था पहले आगरा में, बट देन बना काबुल में। अभी कहाँ पर है? काबुल में ही है, ठीक है। 1526 में कौन कौन से युद्ध इन्होंने लड़े थे? यहाँ पे पानीपत 1 इन्होंने लड़ा था, यहाँ पे इन्होंने खानवा लड़ा था, यहाँ पे इन्होंने चंदेरी लड़ा था और यहाँ पे इन्होंने घाघरा लड़ा था, घाघरा का युद्ध। ये किससे लड़े थे इन्होंने? सबसे पहले ये तो इब्राहिम लोदी से लड़ा था। ये खानवा वाला इसमें लिखा ही हुआ है, राणा सांगा से लड़ा था। एंड चंदेरी वाला मेदिनी राय से लड़ा था। एंड घाघरा वाला महमूद लोदी से लड़ा था। चारों में बाबर जो था वो विनर था, चारों के चारों वो जीत गया था, ठीक। 4 साल युद्ध लड़ता रहा, 5वें साल खुद ही टिपक गया। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प आदिम कशेरुकियों का एक समूह है जिनका मुंह बिना जबड़े का एक बड़ा चूषक होता है, कोई पाद पैर या युग्मित पंख नहीं होते, एक स्थायी पृष्ठ रज्जु के साथ पूरी तरह से उपास्थि युक्त कंकाल होता है? साइक्लोस्टोमेटा। इसको मैं थोड़ा इंग्लिश में करूंगी, थोड़ा सा बायोलॉजी में नहीं इंग्लिश में ही पढ़ी है। सो साइक्लोस्टोमेटा इसका वो हो गया आंसर। अब कौन होते हैं साइक्लोस्टोमेटा? इनका फाइलम होता है कॉर्डेटा। एंड अब हम आपको इसकी फोटो भी दिखाएंगे। हाँ जी, ये रही इनकी फोटो। इस तरह का कुछ इनका मुंह होता है जिससे खून चूसते हैं और ये जो देख रहे हैं आप, इन्हीं से ये श्वसन प्रक्रिया इनकी होती है, ये जो बने हुए हैं, ऐसा मैंने सुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग ने SDG इंडिया इंडेक्स कब लॉन्च की थी? 2018 में लॉन्च की थी पहली बात तो। एंड इसमें बहुत सारे गोल्स होते हैं, टारगेट्स होते हैं। 2018 में 13 गोल्स थे, फिर 2021 में आई थिंक 16 गोल्स थे। तो इस तरह से होते ही इंपॉर्टेंट नहीं कुछ भी गोल्स वगैरह याद करना। SDG कौन है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। हाँ जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, वही जो हम लोगों ने फीस यूज़ करके याद किए थे। एंड इसमें इंडिया इंडेक्स में बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है निम्नलिखित कौन सी ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा की उपशाखा भारत में स्थित है? 2 ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषाएं जो है वो इंडिया में हैं, जैसे कि कौन कौन सी? एक मोन खमेर, यही जो लिखी हुई है, दूसरी मुंदरी। मुंदरी जो है या मुंडारी जो है, उसी के मुंडा उसी का पार्ट है या वही है, जो समझ लीजिए आप। सो ये मुंदरी है, ये छोटा नागपुर पठार के साइड में बोली जाती है। एंड जो मौन खमेर या मान खमेर जो है, ये नॉर्थ ईस्ट प्लस अंडमान निकोबार वाले साइड में बोली जाती है, ठीक है। यहाँ पे ये जो मोंग है ये वियतनाम में बोली जाती है। एंड कोंडा जो है वो इंडियन ट्राइब है हमारी, कोंडा वो लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर मुंडा है कि ये जो है उपशाखा भारत में स्थित है। सो दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? स्वतंत्रता के बाद भारत की निम्न विकास दर को प्रभावित करने के लिए भारतीय अर्थशास्त्री राजकृष्ण द्वारा इन्होंने कौन सा शब्द करा गया था? दैट इज हिंदू विकास दर इन्होंने करा था। और एक और वर्ड इन्होंने करा था, इंडियन कैपिटलिज्म को इन्होंने धर्मशाला कैपिटलिज्म कहा था। ये भी वर्ड इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये आया है तो ये क्यों नहीं आ सकता, ठीक है। धर्मशाला कैपिटलिज्म राजकृष्ण जी ने बोला था। एंड निम्न विकास दर जो भारत की थी उसको हिंदू विकास दर इन्होंने बोला था। ओके, निम्नलिखित कौन से संशोधन किसी संविधान राष्ट्रपति के समक्ष पेश किए जाने पर इन्हें अपने इसके लिए
अपनी सहमति प्रदान करना आवश्यक बनाता है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 24 के अंतर्गत ये आता है और इसमें एग्जैक्ट यही लाइन आपको पढ़नी है, तो इसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा लिखा नहीं। पॉलिटी का सिंपल सा क्वेश्चन है 24 जो कि मुझे आया नहीं हालांकि, लेकिन 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये है कि राष्ट्रपति के सामने अगर संविधान संशोधन से रिलेटेड बिल आता है तो उनको उस पर सहमति प्रदान करनी ही पड़ेगी। क्या ही इसमें और आपको पढ़ना है। लास्ट क्वेश्चन हमारा है बढ़िया वाला, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो वो थे जेम्स फोर्ड। अगर बात करें कब हुआ था, वही हमारा इंपॉर्टेंट वाला ईयर 1919, जिसके लिए आज का अच्छा पूरा पेपर 1919 के अराउंड बना हुआ था ना। 13 अप्रैल 1919 को ये घटना हो गई थी। घटना नहीं, हत्याकांड हुआ था। क्यों हुआ था? क्यों यहाँ पे जलियांवाला बाग अमृतसर में बहुत सारे लोग वहाँ पे जाके इकट्ठा हुए थे। क्यों? रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट। जो रॉलेट एक्ट आया था इसके पहले, बिना कानून, वो काला कानून, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील वाला, उसके अगेंस्ट जाके खड़े हुए थे। तो मीटिंग थी, एकदम शांति वाली मीटिंग थी। एंड यहाँ पे R.E.H. डायर ने गोलीबारी करवा दी थी। लेकिन R.E.H. डायर ने किसी दूसरे डायर के अनुमति लेके, कौन डायर थे वो? M.O. डायर थे। वो कौन थे? अमृतसर के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उस टाइम पे। इनके आदेश पे नहीं, इनसे परमिशन लेके, अप्रूवल लेके, तब इन्होंने यहाँ पे गोलीबारी की थी। इसीलिए इनको ऊधम सिंह जी ने मार दिया था 20 साल बाद, आई थिंक इसके 20-21 साल बाद ऊधम सिंह जी ने इनको मार दिया था, M.O. डायर को। हाँ जी, बस इतना काफ़ी। सो दैट्स इट। सारे 25 क्वेश्चन हमारे जीएस के डिस्कस हो चुके हैं। एंड अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीक।